भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ही कुछ अलग है। असंभव को भी संभव कर देने वाले पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तभी तो देश की 135 करोड़ की जनता ने 2 बार देश के तख्त पर बिठाया उन्हें, और एक बार फिर उन्हें देश की कमान सौंपने की तैयारी कर रही है। आज पीएम मोदी की कामयाबी ये दर्शाती है कि अगर हौसले बुलंद हो तो कुछ भी मुमकिन है। पीएम मोदी का एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर कितना संघर्षपूर्ण और दिलचस्प है, ये हर कोई जानता है। लेकिन शायद ही लोग ये जानते हो कि आखिर वो कौन है जिसने मोदी जी को आरएसएस से जोड़ा। वो कौन है जिनसे मिलने के बाद मोदी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो कौन है जिन्होंने मोदी जी को योगा सिखाया। वो कौन है जिनके कपड़े तक मोदी जी धोया करते थे। तो जिस प्रकार गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, मायावती को राजनीति में लाने वाले काशीराम थे, ठीक उसी तरह मोदी को राजनीति में लाने वाले कोई और नहीं बल्कि वकील साहब थे, जिन्हें आप लक्ष्मण राव इनामदार के नाम से जानते होंगे। हम उन्हीं लक्ष्मण राव इनामदार की बात कर रहे हैं जिनसे पीएम मोदी ने कठोर अनुशासन, लगातार मेहनत करने की क्षमता और लोगों से मिलने जुलने की कला को सीखा। आज योगा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के पीछे अगर पीएम मोदी का नाम लिया जाता है तो उन्हें योग और प्राणायाम सिखाने वाले कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण राव इनामदार ही हैं। कहते हैं पीएम मोदी की जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा किसी शख्स का प्रभाव रहा तो वो लक्ष्मण राव इनामदार ही थे, जिनसे एक मुलाकात में ही पीएम मोदी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। महाराष्ट्र में जन्मे लक्ष्मण माधवराव इनामदार का सबसे ज्यादा समय गुजरात में बीता, क्योंकि यहाँ संघ को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। साल 1952 में उन्हें संघ ने गुजरात प्रांत का प्रचारक नियुक्त किया। नतीजा ये हुआ कि 4 साल के अंदर यहाँ संघ की 150 शाखाएं चलने लगी। पेशे से वकील लक्ष्मण राव इनामदार में सबको साथ लेकर चलने की क्षमता बचपन से थी, क्योंकि 7 भाई और 2 बहनें, 4 विधवा और उनके बच्चे परिवार की जिम्मेदारियों ने वकील साहब को यानी लक्ष्मण राव इनामदार को यह सिखाया कि आखिर लोगों को एक साथ लेकर कैसे चला जाए। कहते हैं संघ के प्रचार प्रसार में जुटे लक्ष्मण राव इनामदार संघ से जुड़े प्रत्येक कार्यकर्ता का खुद से ध्यान रखते थे। छोटे से छोटे कार्यकर्ता की चिंता करना उनका स्वभाव था। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आसन, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम और साप्ताहिक उपवास आदि का निष्ठा से पालन करते थे। बताया जाता है कि वकील साहब भाषा, बोली या वेशभूषा से सौराष्ट्र के एक सामान्य गुजराती लगते थे। देश का विभाजन, 1948 और 1975 का प्रतिबंध, सोमनाथ मंदिर का निर्माण, गौ हत्या बंदी सत्याग्रह, चीन और पाकिस्तान के आक्रमण, विवेकानंद जन्मशती, गुजरात में बार बार आने वाले अकाल, बाढ़ और भूकंप, मीनाक्षीपुरम कांड आदि जो भी चुनौतियां उनके कार्यकाल में संघ कार्य या देश के लिए आई, सबका उन्होंने डटकर सामना किया। जब पीएम मोदी पहली बार लक्ष्मण राव इनामदार के संपर्क में आए तभी वो समझ चुके थे कि मोदी में कुछ तो अलग है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी के जीवन में लक्ष्मण राव इनामदार की क्या भूमिका रही है। इसकी गवाही खुद वक्त वक्त पर पीएम मोदी ने दी है। पीएम मोदी द्वारा लिखी किताब सेतु बंद में इस बात का जिक्र है कि मोदी को बीए में दाखिला लेना और संघ से जुड़ने की सलाह वकील साहब ने ही दी थी। अपनी किताब में मोदी लिखते हैं, इनामदार जी की शख्सियत से जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी वो अपने श्रोताओं को हर दिन के उदाहरण से काम करने के लिए प्रेरित करने की कला थी। इतना ही नहीं, एक कहानी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी कहते हैं, लक्ष्मण राव बांसुरी को दिखाकर कहा करते थे, अगर आपको बजाना आता हो तो ये बांसुरी होती है और नहीं तो सिर्फ एक छड़ी है। वहीं सार्वजनिक जगहों पर पीएम मोदी इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि परिवार में हमेशा ही खटास रहने के कारण उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। ये काम वकील साहब ने किया। उस समय नरेंद्र मोदी युवावस्था में थे। वो लक्ष्मण राव इनामदार के साथ रहने लगे और उनकी सेवा करने लगे। झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े तक धोते थे। कहते हैं लक्ष्मण राव इनामदार के प्रयासों से मोदी वडोदरा के संघ प्रचारक बन पाए। उसके बाद उन्होंने बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। राजनीति के हर पड़ाव पर लक्ष्मण राव इनामदार पीएम मोदी का मार्गदर्शन करते गए। आज भले ही इस दुनिया में वो नहीं हो, लेकिन पीएम मोदी द्वारा देश से जुड़े ऐतिहासिक फैसलों में उनकी छाप जरूर दिखेगी। वकील साहब ऐसे ही एक जीवन में से थे। आज कई लोगों को यह भी सवाल उठेगा कि हमने तो कभी नाम नहीं सुना था, आप शताब्दी मना रहे हो। मैं मानता हूं कि नाम नहीं सुना था, वही तो उनकी सबसे बड़ी कमाल थी।
अपने आप को हमेशा पीछे रख करके, और मैं मानता हूं सहकारिता की सफलता का पहला मंत्र यही होता है कि स्वयं को जितना हो सके उतना दूर रखना और सबको मिलाकर के लोगों को आगे करना, वो सहकारिता का सबसे पहला मंत्र है। उन्होंने व्यक्ति निर्माण में अपना जीवन खपाया, राष्ट्र निर्माण का एक रास्ता उन्होंने खोजा। ये मेरा सौभाग्य रहा, जीवन का बहुत कालखंड उनके साथ बिताने का मुझे अवसर मिला। जवानी के अनेक वर्ष उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करता रहा, और इसलिए मेरे लिए वकील साहब का जीवन एक नित्य प्रेरणा का स्रोत रहा। और जब मैं उनके जीवन पर एक किताब लिख रहा था, 25-30 साल पहले की बात है, और जब मैं बारीकियां देख रहा था तो मैं हैरान होता था कि मैं भी उनके पास रहता था, इतने सालों से रहता था, लेकिन बहुत सी बातें थी वो उनके जाने के बाद पता चलने लगी। यानी जीवन को कैसे जिया होगा, इसका ये एक उत्तम उदाहरण है। सादगीपूर्ण जीवन, और फिर भी स्वयं को हमेशा चित्र में न आने देना। साथी आगे बढ़े, साथियों की शक्ति बढ़े, विचार को ताकत मिले, ये अपने आप में इस महान परंपरा की एक अनमोल रत्न के रूप में उन्होंने काम किया। शताब्दी वर्ष के निमित्त कई कार्यक्रम होंगे। सहकारिता आंदोलन को एक नई ताकत मिलेगी। लेकिन आज जब हम वकील साहब के शताब्दी वर्ष निमित्त सहकारिता क्षेत्र में जो उनका योगदान था उसको स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तब आज दिन भर बैठ करके आप चर्चा करने वाले हैं। विश्व में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है सहकारिता क्षेत्र की, उसकी चर्चा करने वाले हैं। कृषि क्षेत्र में हम सहकारिता के माध्यम से कैसे आगे बढ़ें, 2022 हमारे किसानों की आय दोगुना कैसे हो, ऐसी कौन सी चीजों को हम जेड़े, ऐसी कौन सी गलत आदतों को छोड़े, ताकि हम हमारे कृषि जगत को भी, हमारे ग्रामीण जीवन को आधुनिक भारत के संदर्भ में तैयार करें।